हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का जो 8वां चैप्टर चल रहा है हमारा 8वें चैप्टर का, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इसका दो टॉपिक पढ़ेंगे एक साथ। पहले राइबोसोम, फिर लाइसोसोम। कोशिका जीवन की इकाई, छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें अभी पहले देखते हैं हम राइबोसोम। इसको उपाधि मिली है प्रोटीन की फैक्ट्री की। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है राइबोसोम। इसके अलावा इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि इंजन कब चलता है? जब उसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? राइबोसोम से ही मिलती है, प्रोटीन के माध्यम से। तो इसको कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। इसकी खोज दो वैज्ञानिक ने करी थी, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। प्लांट सेल में पादप कोशिका के अंदर इसकी खोज करी थी, और बाद में पेलेड ने, कुछ पेलेड बोलते हैं, कुछ पलाडे बोलते हैं, ठीक है। इस पहले इसकी पेलेड, कोई पलाडे बोलता है, ठीक है। पेलेड ने जंतु कोशिका के अंदर इसकी खोज करी राइबोसोम की, और इसको नाम दिया राइबोसोम, ठीक है। नाम इन्होंने दिया था, पेलेड या पलाडे ने। अब राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम जो है 150 से 250 एंगस्ट्रॉम व्यास का सबसे छोटा कोशिकांग है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, पादप कोशिका में या कोशिका में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिकांग का नाम क्या है? तो राइबोसोम। जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल कौन सा वाला? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो आगे बताऊंगा अभी मैं। तो इसके बारे में इतनी बात याद रखो, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहते हैं। पादप कोशिका में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था, उसके बाद पलाडे या पेलेड ने इसको जंतु कोशिका में खोज करके इसका नाम दिया राइबोसोम। अत्यंत सूक्ष्म कण है, इनका ये व्यास होता है 150 से 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे छोटे कोशिकांग के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर इनका रासायनिक संगठन की बात करें, तो रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन के प्लस लिपिड के प्लस आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, तीन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं प्रत्येक राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट, अवसादन गुणांक स्वेडबर्ग यूनिट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। दो प्रकार के राइबोसोम है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है दो उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी छोटी उप इकाई को 30S, पहले बड़ी को लिखेंगे, बड़ी उप इकाई को 50S और छोटी को 30S कहा जाता है। जैसे माने कि ये इस प्रकार, ये बड़ी उप इकाई है, तो इस प्रकार ये टोपीनुमा रचना के रूप में छोटी उप इकाई इसके ऊपर पाई जाती है। इस प्रकार ये 70S राइबोसोम 50S बड़ी सब यूनिट और 30S छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 70S राइबोसोम जो है मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में, अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो राइबोसोम है दोनों कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों कोशिकाओं में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग है। पर 70S राइबोसोम तीन जगह पर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अपवाद जरूर याद रखना, स्तनी की आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड
कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका, उसके अंदर जो है राइबोसोम अब्सेंट होता है। जैसे 70S राइबोसोम, इसकी 2 सब यूनिट होती है, बड़ी सब यूनिट 50S, छोटी 30S। इसी प्रकार 80S राइबोसोम भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, बड़ी सब यूनिट जो है 60S, छोटी वाली 40S, ठीक है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इसी प्रकार उसकी सब यूनिट होती है, और दोनों सब यूनिट आपस में बीच में किसके द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े रहता है, ठीक है, Mg प्लस आयन के द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े रहते हैं, एक निश्चित सांद्रता में जुड़ते हैं, 0.001 m सांद्रता। इतनी सांद्रता पर क्या होता है, दोनों सब यूनिट, ये दोनों सब यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, 30S और 50S। पहले तो क्या होता है कि कोशिका में सारी सब यूनिट स्वतंत्र रूप से बिखरी रहती है, ये 30S 50S भी बिखरी हुई रहती है, ऐसे 60-40 भी कोशिका के अंदर बिखरी रहती है। और जब इनको मैग्नीशियम आयन की एक निश्चित सांद्रता मिल जाती है तो ये दोनों सब यूनिट मिलकर के एक पूरे राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। तो ये जो 50S सब यूनिट है और 30S सब यूनिट है, इसके अंदर rRNA पाया जाता है। कौन सा RNA? rRNA। तो इसके अंदर 2 प्रकार का RNA है, 23S और 5S rRNA, और छोटी वाली सब यूनिट में एक प्रकार का है 16S rRNA। इसी प्रकार जो 80S राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट हैं, इन 2 सब यूनिट में भी इसी के समान rRNA पाए जाते हैं। एक है यहाँ पर 28S, एक है 5S और एक 5.8S rRNA, ये 60S के अंदर। ऐसे ही 40S के अंदर जो होता है 18S प्रकार का rRNA पाया जाता है। इन दोनों में अंतर भी याद रख लेना, 70S और 80S राइबोसोम में पहला अंतर है 70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। दूसरा अंतर है, दूसरी तरफ क्या बताएंगे, जो 80S राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, अपवाद स्वरूप किसको छोड़ करके, मैमल्स की या स्तनी की आरबीसी को छोड़ करके। दूसरी बात, जो 70S RNA है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, बड़ी सब यूनिट को 50S, छोटी को 30S। इसी प्रकार 80S RNA जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, बड़ी को 60S और छोटी को 40S कहा जाता है। फिर और अगला तीसरा अंतर है, बड़ी सब यूनिट जो है 50S, किसकी, 70S RNA की बड़ी सब यूनिट 2 प्रकार के rRNA से बनी होती है, एक तो 23S और एक 5S। छोटी वाली सब यूनिट जो है 16S rRNA से मिलकर बनी होती है, जबकि 80S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट तो 28, 5 और 5.8S प्रकार के rRNA से बनी होती है, और छोटी सब यूनिट जो है 18S प्रकार के rRNA से मिलकर के बनी होती है। अब एक चीज याद रखना, डाइमर, एक शब्द क्या याद रखना आपको, डाइमर। अब डाइमर है क्या, जो 2 80S RNA, 80S प्लस 80S, 2 80S RNA मिल जाते हैं तो एक 120S प्रकार का डाइमर बनता है। इसी प्रकार 2 70S RNA बन जाते हैं, मिल जाते हैं 70S, तो यहाँ पर 100S प्रकार का डाइमर बनता है। और डाइमर क्या काम में आता है, ये डाइमर मिलकर के पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम मतलब प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। कैसे, देखना जरा ध्यान से। जैसे 70S की बात करें, इसकी बड़ी सब यूनिट है ये 50S, छोटी सब यूनिट ये टोपिनुमा जिसको बोलते हैं 30S। ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ी रहती है, किससे, मैग्नीशियम आयन से, एक निश्चित सांद्रता के द्वारा जुड़ी रहती है। अब एक हो गया 70S प्रकार का राइबोसोम, प्लस एक और आगे जोड़ते हैं 70S प्रकार का एक और राइबोसोम, दोनों मिलकर के बनाते हैं 100S प्रकार का क्या, डाइमर। और अब डाइमर आपस में जुड़ने लग जाएं, अगर एक डाइमर ये दोनों डाइमर आपस में जुड़ गए तो कंटिन्यू में क्या बन जाएगी, एक चेन जैसी बन जाएगी, किनकी, RNA की, जिसके कारण किसका संश्लेषण होने लग जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। ये डाइमर मिलकर के राइबोसोम की एक चेन बना लेते हैं, जिसको पॉलीराइबोसोम की चेन या पॉलीसोम की चेन कहा जाता है। इतनी बात पूरी समझ में आ गई। अब लास्ट बात आती है कार्य।
राइबोसोम के पार। एकमात्र कार्य है जो कि इनबॉक्स में लिख करके भेज देगी प्रीति, कि केवल प्रीति ने ठेका नहीं लिया है भैया, बाकी जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। और जो यहाँ इनबॉक्स में लिख रहा है वो जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप पे भी आंसर दे। तो यहाँ पर कार्य केवल प्रीति ही नहीं बल्कि और जो भी देना चाहो इनबॉक्स में कार्य लिख दो। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक का रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, आप मन से कर दिया करो। अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो लाइक करो, नहीं भी लग रहा हूँ तो भी लाइक करो, लाइक तो करना ही है। इसके बाद अगला बताता हूँ मैं आपको, लाइसोसोम। कार्य जरूर लिख देना प्रीति या कोई भी एक। अब अगला आता है हमारा लाइसोसोम। देखते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोम। लाइसो मतलब होता है पाचक या डाइजेस्टिव, सोम मतलब रचना या बॉडी, मतलब डाइजेस्टिव बॉडी या पाचक रचना किसको, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के इसके अलावा आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्महत्या की थैली क्यों? क्योंकि लाइसोसोम क्या करती है, शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले पदार्थों का भक्षण करती है, उनको नष्ट करती है, और साथ साथ अपने ही कोशिकांग मतलब अपने ही भाई बहन माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या गोल्जी बॉडी या रिक्तिका या केंद्रक, उनका भी कभी कभी पाचन कर जाती है। अपने ही अंगों को खा जाने के कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये मृत कोशिकाओं का भी पाचन करती है। ये जो पुरानी कोशिका एजेड सेल हैं उनका भी ये पाचन करने का काम करती है। इसके अलावा इसको स्वभक्षी कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोफेगिक ऑर्गेनल्स। ठीक है, स्वभक्षी मतलब स्वयं का भक्षण करने वाला कोशिकांग। सबसे पहले अगर बात करें खोजने की तो 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। क्रिश्चियन डी ड्यूब ने कब करी थी? 1955 में। और सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। एक तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, और इसके अलावा स्तनियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाद में पहले तो बताया था कि जंतु की कोशिका में ही पाया जाता है। हाँ, ये जंतु कोशिका में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। बाद में इसको पादप में भी खोज लिया, मतलब एक मेटिल नामक वैज्ञानिक, मेटिल नाम के वैज्ञानिक ने इनको न्यूरोस्पोरा क्रॉसा नामक कवक के अंदर भी इसको खोज लिया। अति सूक्ष्म कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कुछ इस प्रकार का कोशिकांग है। सामान्य चित्र है, ये थैलीनुमा रचना के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा एक गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, या पॉलीमार्फिक होता है, मतलब बहुत सारे आकारों में हो सकता है। इस प्रकार का कोशिकांग है। इसका अगर आकार बात करें तो 0.2 से 0.8 म्यू इसका आकार होता है। 0.2 से 0.8 म्यू अति सूक्ष्म कोशिकांग है, एकल झिल्ली कोशिकांग है। और राइबोसोम था वो झिल्ली रहित कोशिकांग था, याद रखना। ठीक है, द्विझिल्ली कोशिकांग मैंने 4 बताए थे। चारों द्विझिल्ली दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों के नाम फटाफट इनबॉक्स में लिख के भेज दो। 5 मिनट के अंदर लिख देना। भले ही चाहो तो ये वीडियो रोक लेना, पहले 4 ऐसे कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जो मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट बताए थे इस चैप्टर के, उसमें मिल जाएगा आपको। और एक झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है उसके बारे में लिख दो कि झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम क्या है। ठीक है, किसी एक को नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, सभी के सभी इनबॉक्स में लिख दो। और चाहो तो ये वीडियो शेयर कर दिया करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, ताकि किसी के भी काम में आ जाए। और इस वीडियो को तुम चाहो तो सेव करके रख लेना। अभी 11th में पढ़ रहे हो, जब 12th पढ़ोगे तो 12th के साथ साथ ये तुम्हारे पास हमेशा काम में आने वाली चीज़ रहेगी। 12th बाद जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो बायो से संबंधित, तो ये वाला चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोम। लाइसो मतलब होता है पाचक, सोम मतलब रचना, मतलब कोशिका में पाई जाने वाली वह पाचक रचना जो विभिन्न पदार्थों का पाचन करती है, क्या कहलाती है? लाइसोसोम। इसको नाम एक और दिया है आत्महत्या की थैली। कारण क्या है? मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, बूढ़ी कोशिकाओं का भक्षण करती है, या शरीर के कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का भी भक्षण कर देती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। स्वभक्षी कोशिकांग ऑटोफेगिक ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वयं का ही, खुद के ही अंगों का या खुद के कोशिका के अंदर के भागों का भक्षण कर लेती है। सबसे पहले 1955 में खोजा किसने इसको? क्रिश्चियन ड्यूड्यूब ने 1955 में इसको खोजा। और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला ये एकल झिल्ली कोशिकांग है, एक झिल्ली वाला कोशिकांग है, इस बात को ध्यान रखना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और आरबीसी में ये अनुपस्थित होती है। मेटिल ने इसको कवक के अंदर भी खोजा, मतलब पादप कोशिका में भी पाई जाती है। व्यास बहुत कम होता है, 0.2 से 0.8 म्यू इसका व्यास होता है। आकार की बात करें तो ये गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार या भिन्न भिन्न पॉलीमार्फिक मतलब बहुरूपी होती हैं। बहुरूपी, पॉलीमार्फिक मतलब अनेक रूप में हो सकता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के प्रकार के बारे में बात करें। लाइसोसोम जो है 4 प्रकार का है। नंबर 1 प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम। अच्छा, एक चीज ऊपर बताना भूल गया कि जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे होते हैं। उन एंजाइमों को बोलते हैं पाचक एंजाइम, लाइपेज, हाइड्रोलाइजेज, प्रोटीएज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर, मतलब पाचक एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं। लगभग जो है 24 प्रकार के एंजाइम की खोज की जा चुकी है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर रासायनिक संगठन के बारे में बात करें तो क्या होगा? मुख्य रूप से एंजाइम्स के बने होते हैं। प्रकार 4 प्रकार में, पहला प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम, वह लाइसोसोम जो कि किससे? गोल्जी बॉडी से। किसके द्वारा निर्मित होता है? गोल्जी बॉडी से निर्मित होता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, परंतु कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार के लाइसोसोम को प्राथमिक या प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। दूसरा आता है द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम या इसको हेटेरोफेगोसोम भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? कि जो प्राथमिक लाइसोसोम जो कहाँ से आया, किससे बना हुआ है? गोल्जी बॉडी से बना है। मान लो ये प्राथमिक लाइसोसोम है, ठीक है। प्राथमिक लाइसोसोम प्लस बाहर से आया कोई फूड खाद्य पदार्थ, तो ये लाइसोसोम और ये खाद्य पदार्थ, ये दोनों मिलकर के किसका? द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। अब ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या रहते हैं? एंजाइम। वो एंजाइम क्या करते हैं? इस भोज्य पदार्थ का पाचन करने में सहायक होते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो भोज्य पदार्थ और प्राथमिक लाइसोसोम दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? द्वितीयक लाइसोसोम। और इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं, एक्टिव एंजाइम। तीसरा आता है अवशेषी या रिजिडुअल लाइसोसोम। जो द्वितीयक लाइसोसोम है, द्वितीयक लाइसोसोम किससे बना है? प्राथमिक लाइसोसोम और उसके अलावा फूड से। अब इस फूड का क्या करते हैं? एंजाइम पाचन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें पच जाती है, कुछ अनपचा हुआ बचा हुआ रहता है, उस अनपचे हुए पदार्थ को ही के द्वारा ही जो लाइसोसोम बनता है उसको बोलते हैं अवशेषी या रिजिडुअल लाइसोसोम। तो तीसरा प्रकार हो गया अवशेषी या रिजिडुअल लाइसोसोम। और चौथा और आखिरी प्रकार है स्वभक्षी रिक्तिका, ऑटोफेगिक वैक्यूल, स्वभक्षी रिक्तिका। तो ये चौथे प्रकार का लाइसोसोम है। जब अपने ही अंदर के कोशिकांगों का भक्षण कर जाती है जो लाइसोसोम, और अपने ही कोशिकांगों के भक्षण या मरी हुई कोशिकाओं के भक्षण से बनने वाले लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऑटोफेगिक लाइसोसोम। तो ये 4 प्रकार के लाइसोसोम है।
और ये वाला लाइसोसोम जो है वो किसका, अपने ही कोशिकांग, मतलब कि या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, कोई से भी अपने ही कोशिकांगों का भक्षण करके बने तो उसको क्या बोला जाएगा, स्वभक्षी या ऑटोफेगिक लाइसोसोम या ऑटोफेगिक वैक्यूल कहा जाता है इसको। तो 4 प्रकार का लाइसोसोम हो गया। अब कार्य की बात करते हैं। तो इसका पहला काम है बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना। बाह्य कोशिकीय मतलब बाहर से कोई अंदर आ रहा है कोशिका के अंदर पदार्थ, तो उस पदार्थों को लाइसोसोम क्या कर देता है, पचा देता है उन पदार्थों को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से। तो पहला कार्य बाह्य कोशिकीय पदार्थ का पाचन। दूसरा अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन। अंतः कोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो कोशिकांग हो, चाहे पदार्थ हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, वसा हो, एंजाइम हो, कुछ भी हो, उसको पचाने में मदद करता है। तीसरा काम है इसका बीज अंकुरण में मदद करना। बीज अंकुरण में कैसे मदद करता है ये लाइसोसोम, जो बीज के ऊपर लाइसोसोम पाया जाता है बाहरी सतह पर, वो लाइसोसोम बीज के परत को, कवर को क्या करता है, गला देता है, पचा देता है। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम है, तो एंजाइम क्या करते हैं, उस बीज के कवच को पचा देते हैं, गला देते हैं, जिससे बीज फट जाता है। मतलब कौन सी क्रिया शुरू हो जाती है, बीज के अंकुरण की क्रिया। फिर अंडाणु की झिल्ली को या भित्ति को भेदने में सहायक। आपको पता होगा शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है जो कि लाइसोसोम से बनी होती है। शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम नाम की रचना जो कि लाइसोसोम से बनी होती है। लाइसोसोम क्या करता है, अंडाणु को, शुक्राणु का काम क्या है, ये शुक्राणु है, इस शुक्राणु का, ये एक्रोसोम है, इस शुक्राणु का काम क्या है, इस अंडाणु की भित्ति का भेदन करना। तो इसमें से जो एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, इस अंडाणु की भित्ति का भेदन करते हैं, जिससे ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करे। मतलब अंडाणु की झिल्ली को भेदने में भी सहायक होता है कौन, लाइसोसोम। अगला काम देखना, 5वां कार्य है इसका कोशिकीय पदार्थों का, कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना। कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को पाचन करने में भी मदद करता है। ठीक है, बाह्य कोशिकीय पाचन मतलब कोशिका के बाहर से आने वाले पदार्थों का पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन मतलब अंदर के पदार्थों का पाचन। बीजों का अंकुरण मतलब कि बीज की झिल्ली को पचा करके अंकुरण में मदद करना। फिर अंडाणु की झिल्ली को भेदने में, शुक्राणु की सहायता से भेदने में मदद करना। और कोशिकीय पदार्थों का पाचन विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के पाचन में भी मुख्य भूमिका निभाता है कौन, लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम के क्या हो गए, कार्य। तो अगला हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। पहले बताया था राइबोसोम की संरचना, ये हो गई लाइसोसोम की संरचना। अब जो जो मैंने ऑब्जेक्टिव जहाँ जहाँ पूछे हैं वो आंसर फटाफट दे देना। 4-5 ऑब्जेक्टिव मैंने पूछ चुका हूँ राइबोसोम और लाइसोसोम में मिला करके। ठीक है, और किसी को कहीं डाउट हो तो यहीं आप इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।